हाँ जी सिफत। तो सिफत एंड रिद्धि जी, ये आप आए नहीं अभी तक फिलहाल रिद्धि जी, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हमें पढ़ना शुरू करना है। इससे पहले डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया दिया हुआ है, ये सिर्फ रीडिंग के लिए आप रख लीजिएगा। कुछ कुछ चीज़ें इसमें से आ रही हैं, सिर्फ वही ऑथर के नाम कब इस्टेब्लिश हुआ तो हम बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इंपॉर्टेंटली हम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी पे आ जाते हैं, विच इज़ वेरी ईजी। तो कहते हैं काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन की फील्ड्स इसमें निकली है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में। जैसे इन्होंने सबसे पहले कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में बताया है। हमें पता है कॉग्निशन क्या है, मेंटल प्रोसेसेस है, एक्विजिशन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो भी आप एनवायरनमेंट से रिसीव करते हो और उसको यूज़ करते हो अकॉर्डिंगली। मेजर कॉग्निटिव प्रोसेस आपके क्या है, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आगे इसके ऊपर हमें थोड़ा पढ़ने को मिलता है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, सो इन सब कॉग्निटिव प्रोसेस को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं लेबोरेटरी सेटिंग्स में। एक इकोलॉजिकल अप्रोच भी है जिसमें आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर भी फोकस करके चलते हो ताकि कॉग्निटिव प्रोसेस को नेचुरल सेटिंग में पढ़ा जाए। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर न्यूरो साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ जो है कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर जो है आपका बायोलॉजिकल साइकोलॉजी आ जाता है यहाँ पे, जो कि आपके रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन बिहेवियर एंड द फिजिकल सिस्टम इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम एंड द जेनेटिक्स। तो बायोलॉजिकल में न्यूरो साइकोलॉजी सब चीज़ें कवर हो जाती है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट न्यूरो साइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ टाई अप करते हैं। एंड न्यूरो साइकोलॉजी एक नई फील्ड यहाँ पे इमर्ज हुई है जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। रिसर्चर्स जो है वो स्टडी कर रहे हैं रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमिटर्स और केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरल कम्युनिकेशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन एंड देयरफॉर इन एसोसिएटेड मेंटल फंक्शंस। और ये लोग ये देखते हैं कि हमारा ब्रेन फंक्शन कैसे कर रहा है। डैमेज ब्रेन को भी पढ़ते हैं थ्रू ईईजी, पीईटी एंड एमआरआई वगैरह करके इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है क्योंकि ये थोड़े थोड़े इजी पार्ट है, ज़्यादा इलेबोरेशन इसमें कुछ नहीं है, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल चेंजेस जो भी अलग अलग स्टेजेस में हमें देखने को मिल रहे हैं ओवर द लाइफ स्पैन एंड कंसेप्शन टू ओल्ड एज। जैसे चैप्टर 4 हमने पढ़ा है जो डेवलपमेंट वाला है, उसमें ये सब चीज़ें बता रखी हैं। तो प्राइमरी कंसर्न यहाँ पे डेवलपमेंट का ये इन्होंने क्या बताया कि हम कैसे बने हैं जो हैं, और ज़्यादातर जो है चाइल्डहुड और एडोलेसेंस पे हमारा फोकस रहता है। हाउएवर आज के टाइम पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है ज़्यादा इंटरेस्ट एडल्ट डेवलपमेंट, एजिंग के ऊपर भी फोकस करते हैं। एंड वो बायोलॉजिकल, सोशो कल्चर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर भी फोकस करके चलते हैं, जिसमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जैसे कि इंटेलिजेंट है हम, कॉग्निटिव है, इमोशन है, टेम्परामेंट है हमारा, मोरालिटी है, सोशल रिलेशनशिप है। डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट कोलैबोरेट विद एंथ्रोपोलॉजिस्ट, educationists, neurologists, social worker, counselors and almost every branch of knowledge where there is a concern for growth and development of a human being। ठीक है, दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, एक मिनट। अरे भाई, तो ये इन्होंने बोला। फिर सोशल साइकोलॉजी है, थोड़ा सा भी हमने पढ़ा भी था आगे के चैप्टर में। तो एक्सप्लोज हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय सोशल एनवायरनमेंट एंड कैसे लोग सोचते हैं, कैसे लोग इन्फ्लुएंस करके चलते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं हमारे एटीट्यूड, हम कैसे कंफर्म कर रहे हैं, लोग अगर हम पे प्रेशर बना रहे हैं तो क्या हम उनकी बातों को सुन रहे हैं। ओबीडियंस टू अथॉरिटी, हमारी अट्रैक्शन, हम लोगों की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं हम प्रो सोशल बिहेवियर क्यों शो कर रहे होते हैं, प्रेजुडिस है, अग्रेशन है, मोटिवेशन है, ये सब चीज़ें हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, फिर क्रॉस कल्चर एंड कल्चर साइकोलॉजी आती है। इसमें हम लोग कल्चर की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लेते हैं कि कैसे हमारे इमोशंस को, बिहेवियर को, थॉट को ये अंडरस्टैंड करते हैं। और ये भी बोलते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर सिर्फ जो है रिफ्लेक्शन नहीं है ह्यूमन बायोलॉजिकल पोटेंशियल का, बट ये हमारे कल्चर का भी प्रोडक्ट है। बिकॉज हम जो जैसे भी हैं, जो हमारी सोच है ना, जो भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है तो कल्चर की वजह से भी हमें सीखने को मिलता है। इसलिए हर एक इंसान को सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और इसलिए बोलता है कि कल्चर जो है ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है काफ़ी सारे तरीके से, काफ़ी सारी डिग्रीज में। तो इस हिसाब से
हमें जो है हम इंसान को इस तरीके से पढ़ा भी जाता है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी भी फिर इन्होंने यहाँ पे बताई है, जो कि ये पढ़ता है कि जैसे हम लोग जो है हमारे फिजिकल फैक्टर्स जो है जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, पोल्यूशन है, नेचुरल डिजास्टर्स है, ये किस तरीके से जो है काम कर रहा होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस ऑन हेल्थ, इमोशनल स्टेट एंड इंटरपर्सनल रिलेशन आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड। करंट टॉपिक्स ऑफ रिसर्च इन दिस फील्ड आर एक्सटेंड टू डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, conservation of energy, efficient use of community resources are associated with the functions of ह्यूमन बिहेवियर। तो ये मतलब देखा जाता है कैसे इंसान अपने आप को एनवायरनमेंट की तरफ उसका प्रो बिहेवियर है या नहीं है, काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही जो है यहाँ पे जो है ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो ये एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में हमें पढ़ने को मिलता है। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये बताया। फिर हेल्थ साइकोलॉजी है, ये नया थोड़ा सा एक आया है हमारा एरिया, जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे इन्होंने बोला है स्ट्रेस, एंजाइटी, विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। Areas of interest for health psychology are stress and coping, the relationship between psychological factors and health, patient-doctor relationship, and ways of promoting health enhancing factors। तो मतलब जैसे कई लोग बोलते हैं कि ना चलो हेल्थ है अनदेखा कर दिया, कई लोग कुछ है अनदेखा कर दिया, कई लोग बड़े प्रो होते हैं या थोड़ी सी भी जुकाम भी हुआ, छींक भी है, डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। तो ये हेल्थ साइकोलॉजी में काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो ये नया डायमेंशन है, आजकल लोग जरा थोड़ा सा इस पे फोकस है। चिकुन्नू चेयर गंदी है, वो इधर आ जाओ, ये फ्रेश, ये साफ है, वो साफ है, ये दो चेयर साफ है, ये वाली और वो वाली। एंड ये तो इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ मैंने आपको पहले भी बता दिया रिद्धि, ये वाला टॉपिक आप भी ध्यान देना, अभी हो नहीं तो क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, इसका डिफरेंस बिटवीन भी आ जाता है, ठीक है। इट डील विद कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स of psychological disorders such as anxiety, depression, eating disorder and chronic substance abuse। ये सब 12th में आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो रिलेटेड एरिया यहाँ पे काउंसलिंग का है, जो कि आपकी डे टू डे फंक्शनिंग जो आप कर रहे होते हैं उसको इम्प्रूव करता है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आपको कोप अप करने में हेल्प कर रहा होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का थोड़ा सा काम यहाँ पे डिफर होता है काउंसलिंग साइकोलॉजी से। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट तो थोड़ी सी कम सीरियस प्रॉब्लम को हेल्प करता है, जैसे मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की तरह काम कर रहा होता हूँ मैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के साथ काम करना है, एडवाइस करना है, पर्सनल प्रॉब्लम है, करियर प्लानिंग है, तो इस एरिया को मैं थोड़ा सा फोकस करके चलता हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होता है इसमें, या साइकियाट्रिस्ट ऑल्सो स्टडी कॉजेज, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एंड साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट कैसे डिफरेंट होते हैं, ये भी क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास डिग्री होती है साइकोलॉजिस्ट की, इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है लोगों को ट्रीट करने की विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और साइकियाट्रिस्ट के पास मेडिकल डिग्री होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन यहाँ पे क्या बताइए, साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है और इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है, जहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये सब चीजें नहीं कर सकता, ठीक है। बेसिक सा जो है डिफरेंस में, तो ये इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के आसपास है। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी वही है 2-3 मार्कर, कभी डिफरेंस पूछ लेंगे 4 मार्कर, कभी 6 मार्कर में भी आ सकता है, तो थोड़ा थोड़ा उस तरीके से कवर करके चलते हैं। हाँ जी। फिर हमारा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, तो इसमें भी इन्होंने बोला कि इसमें आप देखते हो कि आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हो तो वर्क प्लेस बिहेवियर क्या है, वर्कर ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी जो है एम्प्लॉय ट्रेनिंग, वर्क कंडीशन, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज, ये सब चीजें देख रहे होते हैं। और इसमें आप ये भी देखते हो, एन ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट माइट रिकमेंड दैट अ कंपनी में अडॉप्ट अ न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर दैट वुड इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड स्टाफ। क्योंकि क्या होता है, कई बार जैसे चीजें आप बातचीत नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, एफिशिएंसी नहीं रह पाती। बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट की, इट ऑफन इंक्लूड्स ट्रेनिंग इन कॉग्निटिव एंड सोशल साइकोलॉजी, बिकॉज इससे आपको सामने वाले इंसान को आपको समझना भी बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है, तभी आप कोई डिसीजन आप ले पाते हो। फाइन, एग्जैक्टली। एजुकेशनल साइकोलॉजी नॉट टू मेंशन, ठीक है, तो हमारे यहाँ स्कूल्स में वगैरह में तो यूज होता ही। तो इसमें इन्होंने वही एजुकेशनल साइकोलॉजी का बताया, तो मैं भी इसके बारे में काफी ज्यादा यूज कर रहा होता हूँ। इट शोज हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न, कैसे बच्चे सारे एज के, जो अलग अलग एज के, कैसे याद करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, मटेरियल्स यूज करते हैं ताकि लोगों को ट्रेन कर पाए एजुकेशनल सेटिंग्स में और वर्क सेटिंग्स में, दोनों में।
एंड ये इससे भी कंसर्न होते हैं कि क्या क्या जो है आजकल इश्यूज चल रहे हैं एजुकेशन में, काउंसलिंग है, लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, एंड द रिलेटेड फील्ड ऑफ स्कूल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन डिजाइनिंग प्रोग्राम्स दैट प्रमोट इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स। तो आजकल स्पेशल बच्चे भी हो जाते हैं जिनको ये ज़रूरत हो जाती है, एंड इसको हम लोग स्कूल सेटिंग में भी ये साइकोलॉजी को हम अप्लाई करके चलते हैं ताकि लोगों की ज़रूरतों को, बच्चों की स्पेसिफिकली पूरा किया जा सके। ठीक है जी। एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेशन इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। नई फील्ड है, एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड इसकी हो रही है, और बाकी ब्रांचेस भी इन्होंने यहाँ पे बता रखी है, काफी सारी है। एविएशन है, स्पेस है, मिलिट्री है, फोरेंसिक है, रूरल है, इंजीनियरिंग है, मैनेजरियल है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, ये सब नए नए एरियाज यहाँ पे जो है आ रहे हैं। ठीक है जी। ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो ये अब ये आपके ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी थे जो कि आप स्पेसिफिकली पढ़ते भी हो और इसका आपको यूज भी होता है, दोनों तरीके से किया जाता है। फाइनली जो है अब हमारे सामने टॉपिक आता है थीम्स का। थीम्स इंपॉर्टेंट है, हर एक थीम जो है 5 थीम्स है यहाँ पे, 4-4 मार्क्स की थीम है। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी तरीके से कवर हो ही जाते हैं। तो इसमें यही बोला है कि जो भी बेसिकली अभी थ्योरीज हम लोग पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिसर्च हुआ होगा, उस रिसर्च को यहाँ पे फिर प्रेजेंट किया भी जाता है। तो प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा अलग अलग ब्रांचेस जरूर हैं साइकोलॉजी की, और अगर हम यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन करें कि साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, तो यूजुअल आंसर हमारे सामने ये आता है कि बहुत सारे सेटिंग्स में काम कर रहा होता है या कर रही होती है। एंड हाउएवर इफ यू ट्राई टू एनालाइज देयर वर्क यू विल नोटिस दैट दे बेसिकली एंगेज इन 2 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। तो साइकोलॉजिस्ट रिसर्च भी करता है, साइकोलॉजी रिसर्च करने के बाद उसको अप्लाई भी करता है, बिकॉज अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो उस रिसर्च का कोई फायदा नहीं होएगा। ठीक है, बेसिक लेवल पे ये देखा जाता है। तो व्हाट आर द सम ऑफ द थीम्स, तो उन्होंने यहाँ पे बताया सेवरल थीम्स है। सबसे पहले थीम को इन्होंने बताया साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेज अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, तो सिफत एंड रिद्धि प्लीज ध्यान देना इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था जब ये कराया था। तो साइकोलॉजी बाकी साइंसेज की तरह प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस को डिटरमाइन, अटेम्प्ट करने की कोशिश या डेवलप करने की बेसिकली कोशिश करता है। तो कहते हैं रिसर्च में मेन कंसर्न होता है आपका, आप जो है अंडरस्टैंड कर पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ बिहेवियर, मेंटल इवेंट एंड प्रोसेसेस। साइकोलॉजिस्ट जो है वो चूज टू एंगेज इन रिसर्च फंक्शन मोर लाइक अदर साइंटिस्ट, लाइक देम दे ड्रॉ कंक्लूजन। चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था, दे ड्रॉ कंक्लूजन, डेटा देते हैं, डिजाइन कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट कंट्रोल कंडीशन में, फिर वो देखते हैं ये सही है कि नहीं है। पर्पस ये होता है कि हम लोगों को बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस यहाँ पे बताना है। एंड द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ सच स्टडीज अप्लाई टू एवरीबॉडी एंड आर देयरफॉर यूनिवर्सल, एक्सपेरिमेंटल, कंपैरेटिव, फिजियोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, सोशल, डिफरेंशियल, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ये सारे बेसिक साइकोलॉजी का पार्ट है। रिसर्च करके ही ये सामने आया है, एंड देन जो भी चीजें इसमें पता चली है उसको अप्लाई किया गया है। ठीक है, so themes of research in these fields differ from each other. For example, experimental psychologists क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं कि परसेप्शन, आपकी लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, मोटिवेशन, ये सब चीजें क्या हैं, और मेथड ऑफ इंक्वायरी चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो देखते हैं फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर क्या है हमारे। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज क्या है आपके बिहेवियर में, और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ टू इट्स एंड। Whereas social psychologists focus on the study of experience and behavior of individuals in social context. ठीक है, ये चीज उन्होंने यहाँ पे बताई। तो ये पहला थीम है जो कि 4 मार्कर का है। ठीक है, थीम 2, ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्संस एंड एनवायरनमेंट। तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, मतलब थीम सारी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से आई जाती है। तो इन्होंने इसको सिंपली क्या समझाया, रिद्धि तुम नहीं हो तो प्लीज ध्यान देना। ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स इस तरीके से होते हैं, ऑफ पर्संस एंड एनवायरनमेंट। इन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कर्ट लुइन ने। बिहेवियर दैट इज बी इज इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन ऑफ पी, पी इज योर पर्सन एंड ई इज योर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बिहेवियर कैसे है, इट इज अ फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। तो जो इंसान एक एनवायरनमेंट में है उसका बिहेवियर उस तरीके से हो जाता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, मेरे सामने गुरनूर बैठी है, शांत बैठी है, उसको पता है सर क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो आराम से बैठी है, चिल होके, क्योंकि शोर मचाएगी तो मैं उसको निकाल सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट का वो है ना इम्पैक्ट। तो ये बताए, गुरनूर मेरी पुरानी स्टूडेंट है। ठीक है, आज से 2 साल पहले इसने छक्के मारे थे बोर्ड के एग्जाम में, तो मेरे पास आ जाती है कभी कभी टाइम पास करने। ओके ओके,
So what this equation simply tells us is that variations we find in human behavior are largely due to the fact that person differs with respect to their various attributes because of their genetic endowments and diverse experiences and so do the environments they are placed in. ठीक है, तो जैसे कहते हैं कि ना 12th में टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इंसान का जिस तरीके का जेनेटिक एंडाउमेंट होता है, जैसे वो बना होता है, उसी तरीके से उसका बिहेवियर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से दिख रहा होता है और किसी एनवायरमेंट में जाएगा तो अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. Here the environment is conceptualized as it is perceived or made sense by the person. Psychologists have for a long time considered that no two individuals are the same. ठीक है, if one considers their psychological attribute, तो घर में वही 4 5 6 7 8 10 12 15 14 20 लोग हैं तो सब लोग अलग होंगे, कोई एक जैसे नहीं होंगे. साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी, इवन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये डिफरेंट हो जाते हैं. उनका इंटेलिजेंस, उनका इंटरेस्ट, उनकी वैल्यूज, उनके एप्टीट्यूड, उनके बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाते हैं. एंड जब अब साइकोलॉजिकल टेस्ट बने थे, कंस्ट्रक्ट होके सामने आए थे, इन सब डिफरेंसेस को हम लोग जान सकते थे. एक डिसिप्लिन आया है यहाँ पे डिफरेंशियल साइकोलॉजी, जो कि फोकस करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर, जो कि 19th सेंचुरी में आया था. एंड पर्सनालिटी साइकोलॉजी, जो कि आज तक यूज किया जाता है. साइकोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि कोर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस यूनिवर्सल है. तो आप देखोगे चाहे वो मैं हूँ, ठीक है, चाहे वो तुम हो सिफत, चाहे मम्मी है, पापा है, जसकृति है, ठीक है, कोई भी और लोग हैं, रिद्धि विद्धि, सारे लोग, तो ये सब लोग जो है इनके जो मेंटल प्रोसेस या जो भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है वो यूनिवर्सल है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक जैसा ही है, सब सोचते हैं, सब काम करते हैं. एंड दे आर ससेप्टेबल टू इंडिविजुअल डिस्पोजिशन. बिसाइड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट देयर आर वेरिएशंस इन बिहेवियर which occur due to environmental factors. This view of psychologists have taken from anthropologists, evolutionary theorists and biologists. Psychologists look for explanation of various psychological phenomena based on individual environment interactions. तो इन्होंने वो पार्ट यहाँ पे मेंशन कर भी दिया दोबारा कि एक तो इन्होंने बोला कि जैसा हमारा बायोलॉजिकल एंडाउमेंट है जेनेटिक, तो वैसा बिहेव करेंगे. दूसरा सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, एनवायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो जैसा एनवायरमेंट वैसा हमको बन जाता है. ये कहते हैं वो जैसा देश वैसा भेष, है ना, हिंदी का जो है मुहावरा है. एंड ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट, साइकोलॉजिस्ट डू सीक आउट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट एक्सप्लेनिंग ह्यूमन बिहेवियर. ये 12th में पूरा टॉपिक आपको पढ़ने को मिलता है. तो आपका नेचर एंड आपका एनवायरमेंट बहुत रोल प्ले करता है आपको आपके ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में और समझाने में. इनफैक्ट और होता भी ऐसे ही है एक्चुअली देखा जाए तो. फर्दर इन्होंने बोला कि ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड. ठीक है, तो मैंने सिर्फ पहले भी बताया था और इसमें यही था. ह्यूमन बिहेवियर कॉज्ड कैसे? हर एक बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है. आज खुश हो आप तो कोई कॉज है, आज दुखी हो आप कोई ना कोई कॉज है. तो कोई ना कोई डेली के बेसिस पे चल रहा होता है, होता ही रहता है. मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा. तो कई साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं ह्यूमन बिहेवियर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉजेज, जो कि इंटरनल भी हो सकता है ना, मुझे खुद ही गुस्सा आ रहा है, मुझे खुद ही खुशी हो रही है, हंस रहा हूँ. एक्सटर्नल भी हो सकता है, आउटसाइड द एनवायरनमेंट भी हो सकता है. एंड कॉजल एक्सप्लेनेशन आर सेंट्रल टू ऑल साइंसेज बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम नो प्रिडिक्शन विल बी पॉसिबल. अगर उन चीज़ों को नहीं समझोगे तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक इंसान जो है कैसे बिहेव करेगा. ऑल्दो psychologists look for causal explanation of behavior, they also realize that simple linear explanation such as x की वजह से y हुआ do not hold true. There is no one cause of behavior. पहले भी बताया, तो एक कॉज नहीं है. ठीक है, अब जैसे क्या होता है, आप किसी चीज़ का आप बोलते हो कोई मुझसे मिलने आ रहा है तो आप वेट कर रहे होते हो, आप वेट कर रहे हो तो अब मन में खुशी है तो अब मान के चलो बोलता है चलो बोलती हूँ या बोलता है आ रहा हूँ या आ रही हूँ. ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया, फिर टाइम खिंच गया, फिर टाइम करते हुए आप परेशान हो गए, करते और फैक्टर हो गए. मम्मी बोले निकली नहीं तो अभी तक, पापा बोले बैठी हुई है क्या कर रही है यहाँ पे. ठीक है, ये चलता रहता है. तो इसके चक्कर में क्या मल्टीपल कॉजेज इरप्ट हो जाते हैं. कभी पापा ने डाल लगी, मम्मी लगा दी, उधर से उसने भी मना कर दिया तो कोई नहीं आया. तो अल्टीमेटली एक बिहेवियर के पीछे आप बोलोगे मुझे गुस्सा आया तो काफ़ी सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे होते हैं. साइकोलॉजिस्ट इसलिए तो ये कह रहे थे कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके मल्टीपल कॉजेज हैं. साइकोलॉजिस्ट जो है इसलिए कॉजल मॉडल्स को देखने की और जानने की कोशिश करता है जहाँ पे कहते हैं ऑब्वियसली बहुत सारे वेरिएबल्स काम कर रहे होते हैं, उससे आप बिहेवियर एक्सप्लेन कर पाते हो. एंड व्हेन इट इज सेड दैट बिहेवियर हैज मल्टीपल कॉजेज, इट मीन्स दैट इट इज डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट वन कॉज ऑफ बिहेवियर बिकॉज इट मे इट सेल्फ बी कॉज बाय अनदर वेरिएबल. तो हो सकता है जैसे आपको तो लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा जो है दुखी हूँ या खुश हूँ,
तो उसके पीछे एक रीजन की वजह से दूसरा रीजन, दूसरे की वजह से तीसरा रीजन हो सकता है, ठीक है, ऐसा होता है, यूजली होता है, ठीक है, विच इन टर्न में भी कॉज बाय सम अदर। तो ऐसा चल रहा होता है पैरेलली। चाबी नहीं लेके आए थे ऊपर? अच्छा, कोई नहीं आराम से। ओके, इसके बाद उन्होंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कल्चरल साइकोलॉजी में कि इंसान जो है कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके अंदर उसको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है। दिस इज अ थीम विच हैज रिसेंटली सरफेस। देयर आर साइकोलॉजिस्ट हु बिलीव दैट मोस्ट साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड मॉडल्स आर यूरो अमेरिकन इन नेचर एंड देयरफॉर दे डू नॉट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर इन अदर कल्चरल सेटिंग। तो ऐसा लोगों ने बोला था क्योंकि पुराना मॉडल था, तो लोगों को लगा कि यूरो अमेरिकन है, ज़्यादातर वही थ्योरीज हैं और बाकी सारी कल्चरल सेटिंग्स को नहीं पढ़ पाता, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका हैव बीन क्रिटिकल ऑफ यूरो अमेरिकन अप्रोचेस व्हिच आर प्रोपेगेटेड एज यूनिवर्सल। अ सिमिलर क्रिटिक इज मेड बाय फेमिनिस्ट हु आर्ग्यू दैट साइकोलॉजिस्ट ने हमेशा से कहते हैं वो मेल पर्सपेक्टिव को काउंट किया है, फीमेल पर्सपेक्टिव को कभी नहीं लिया, तो ये एक इशू उनको और लगता है, हालांकि बाद में सबको कवर कर लिया गया था। एंड दे आर्ग्यू इन फेवर ऑफ डायलेक्टिकल अप्रोच। तो कहते हैं डायलेक्टिकल टू वे इंटरडिपेंडेंट अप्रोच होनी चाहिए, जो कि मेल फीमेल के पर्सपेक्टिव्स को दोनों को इंक्लूड करके चलेंगे, तभी तो हमें समझ पाएंगे कि ये इंसान जो है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, कैसा बिहेवियर शो करेगा और कैसे कल्चर में जो है वो बिहेवियर करेगा या क्या उसको सीखने को मिलेगा। तो ऐसा भी हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इसकी थीम है वो है ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो हम इसको भी हम देख के चलते हैं कि अगर कोई भी बिहेवियर है उसको हम लोग कंट्रोल या मॉडिफाई कर सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके। कैसे? जैसे कहते हैं व्हाई डू साइंटिस्ट लाइक नो हाउ सर्टेन इवेंट्स कैन बी कंट्रोल, बी दे फिजिकल साइकोलॉजिकल, देयर कंसर्न अराइजेस फ्रॉम द डिजायर टू डेवलप टेक्निक्स और मेथड्स दैट विल improve the quality of human life. Psychologists also seek the same while applying general knowledge generated by them. तो वो खुद का भी है, आंसर्स भी ढूंढ रहे होते हैं और ऑब्वियसली टेक्निक्स और मेथड्स भी डेवलप कर रहे होते हैं। तो अगर जैसे मान के चलो किसी का बिहेवियर खराब है तो उसको ठीक करना है, तो वही हो गया ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड और मॉडिफाई, उसको ठीक कर। जैसे कई लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, कई लोग लेकर एडिक्ट हो जाते हैं और भी काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो उन लोगों को वो चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है। तो इसके लिए उन्होंने बोला टेक्निक्स एंड मेथड्स बनाना ज़रूरी है। तो आप कहते हैं डिफिकल्टीज को रिमूव करना है, एवर्स कंडीशंस that individual experience in different phases of their life. Consequently, psychologists make certain intervention into the lives of needy people. This applied role of psychologists has on the one hand brought the subject closer to the life of people in general and then social science of the subject and in knowing the limits of the applicability of its principles. On the other hand, this role also has been very successful in popularizing psychology as a subject in itself. तो सारी चीज़ें उन्होंने बताया, साइकोलॉजिस्ट लोगों की लाइफ में इंटरवेन करता है, सब्जेक्ट को अपने पास क्लोजर लेके आता है, अंडरस्टैंड कर पाए, और इसकी वजह से साइकोलॉजी सक्सेसफुल हुई। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस भी हैं, साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, फैक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और इन सब को हम लोग जो है फिर अलग अलग एरियाज एंड डायमेंशंस में अप्लाई कर सकते हैं एंड आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। बहुत सारे एरियाज है जो कि अभी हमने पीछे पढ़े भी हैं, ठीक है। और ये सारी थीम जो है 4 मार्कर है और इसी तरीके से ये पूछ ली जाती है, डायरेक्ट ही पूछी जाती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। सिर्फ ये क्लियर है यहाँ तक? ओके। और इन्होंने अब जो है बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी की भी बात यहाँ पे करी है। तो ये भी 4 मार्कर का क्वेश्चन है कि बेसिक साइकोलॉजी क्या होती है, अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है। वैसे तो वही है, बेसिक तो ये जो भी हम जैसे पढ़ रहे थे तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए होती है एंड देन उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते हो डे टू डे लाइफ में। तो it may be noted at this point that various areas put under the rubrics of basic and applied psychology are identified only on the basis of their emphasis in the study of certain subject matters and broader concerns. There is no sharp cleavage between research and application of psychology. ठीक है, तो कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक साइकोलॉजी आपको थ्योरीज देता है, प्रिंसिपल देता है जो कि एप्लीकेशन के लिए काम आ जाता है, एंड अप्लाइड साइकोलॉजी जो है आपको प्रोवाइड अस विद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इन विच द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल डिराइव्ड फ्रॉम रिसर्च कैन बी मीनिंगफुली अप्लाइड। तो वहाँ से सीख के आप उसको फिर अप्लाई करते हो
On the other hand, research is an integral part of even those fields of psychology that are mainly characterized by or subsumed under the category of application. ठीक है, तो रिसर्च करना भी ज़रूरी है, हर एक थ्योरी के पीछे रिसर्च ज़रूर होगी, तो वो रिसर्च ऑब्वियसली प्रैक्टिकली कंडक्ट करी जाती है. एंड ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ साइकोलॉजी इन डिफरेंट सेटिंग्स, कई फील्ड जो है उसको प्राइमरली रिसर्च ओरिएंटेड बना चुके हैं इन प्रीवियस डेकेड एंड दे आर ग्रेजुअली टर्न इनटू एप्लीकेशन ओरिएंटेड. तो पहले लोग क्या करते थे, रिसर्च करते थे, आजकल रिसर्च के साथ उसको अप्लाई भी करते हैं. हमने ये देखा, अब चलो इसको, अब जैसे देखो कोरोना वाला इंजेक्शन है तो लोग रिसर्च कर रहे हैं, पर साथ के साथ एप्लीकेशन भी हो रही है, ह्यूमन ट्रायल्स लोग कर रहे हैं कि भाई इफेक्टिव है तो उसको लॉन्च किया जाए. ठीक है, इस तरीके से देखने को मिल जाता है. So newly emerging disciplines like applied experimental psychology, applied social psychology, applied developmental psychology indicate that in fact all psychology has the potential of application and is basically applied in nature. ठीक है, तो उसको अप्लाई नेचर हमारे किया जा सकता है, हमारे नेचर में प्रैक्टिकली, और समझा जा सकता है, और जो है कंक्लूजन यहाँ पे डिराइव की जा सकती है. तो thus there is seemingly no fundamental difference between research and application of psychology. These activities are highly interrelated and mutually reinforcing. Their mutual interaction and pervasive influences on each other have become so specific that several offshoots have emerged in recent years with very specific emphasis on their subject matter. So किसके निकल के बहुत सारे एरियाज आ गए. So it's not only about सिर्फ साइकोलॉजी, इन्होंने बोला बहुत सारे ऐसे एरियाज अब बन चुके हैं. ठीक है, जिसमें आप जो है काम कर सकते हो. जैसे इन्होंने बोला इकोलॉजिकल साइकोलॉजी है, एनवायरमेंटल है, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, ये सब जो है नए नए एरियाज हो गए. और न्यूअर डेवलपमेंट्स में हाईली स्पेशलाइज रिसर्च स्किल्स की आपको जरूरत होती है एंड ट्रेनिंग की जरूरत होती है देन एवर बिफोर. ठीक है, ये चीजें यहाँ पे करी जाती है बार बार. तो बेसिक और अप्लाइड में यही जो एक डिफरेंस है जो इन्होंने बताया. 4 मार्कर का ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है. ओके जी, ओके. तो सिफत अब जो है लास्ट टॉपिक जो है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा, थर्ड लास्ट एक्चुअली, थोड़े ही है. तो साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स के बारे में बताया. ब्रांचेस हम लोगों ने पढ़ ली थी, तो इसका थोड़ा सा कनेक्शन इन्होंने दिखाया कि साइकोलॉजी का एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, लॉ, मास कम्युनिकेशन, सोशोलॉजी, मेडिसिन, कंप्यूटर साइंस, फिलोसफी, पॉल साइंस, सबसे कनेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे हमने सोशोलॉजी में भी पढ़ा था. तो सबसे पहले इसका लिंक जो है पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है, फिलोसफी के साथ दिया है. तो पहले लोग कहते थे कि ज़्यादातर जो है साइकोलॉजी, सोशोलॉजी फिलोसफी से निकलकर तो until the end of the 19th century certain concerns यहाँ पे grow हुए that are now part of contemporary psychology, like what is the nature of mind or how do humans come to know their motivation and emotion, were the concerns of philosophers. कैसे मोटिवेट होते हैं, क्या इमोशन है, क्या है, ये लोग सारे फिलोसफर्स वर्कआउट कर रहे होते थे. लेटर 19th सेंचुरी में विल्हेल्म वुंट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और सारे नए नए क्वेश्चन हमारे सामने इमर्ज हुए. एंड डिस्पाइट द इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी एज ए साइंस, ये ज्यादातर फिलोसफी से निकला हुआ है, particularly with respect to the methods of knowing various domains of human nature. ठीक है, कि कैसे हम इंसान को जान सकते हैं, उसका नेचर क्या है, बेसिक चीजें कवर हो जाती है. मेडिसिन है, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है. तो कहते हैं डॉक्टर्स हैव रियलाइज्ड दैट द मैक्सिमम हेल्थ बॉडी रिक्वायर्स अ हेल्दी माइंड इज एक्चुअली ट्रू. ठीक है, अगर आपका दिमाग बहुत अच्छा है, सब चीज़ें बढ़िया है, हेल्दी माइंड है, तो हेल्दी आप रहोगे. लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल आजकल साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं. रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट क्या होता है कि हेल्थ हैजार्डस बिहेवियर में अपने आप को जो है, तो कहते हैं हेल्थ हैजार्डस बिहेवियर में अपने आप को एंगेज ना करो. डॉक्टर्स की रेजिमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके ऊपर काम करो. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज है वेयर द 2 डिसिप्लिन्स हैव कम टुगेदर व्हाइल ट्रीटिंग पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम कैंसर, एड्स and physically challenged or handling patients in the intensive care unit and patient during positive operative care. Doctors have also felt the need for psychological counseling because उनको हिम्मत बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, हिम्मत टूट जाती है उनकी, तो उनको थोड़ा बहुत मोटिवेट करना पड़ता है. तो सक्सेसफुल डॉक्टर लुक्स एट द साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल वेलबींग ऑफ द पेशेंट्स. दोनों चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है. ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस एंड सोशोलॉजी के ऊपर भी इन्होंने यहाँ पे बात करी है. इसका भी जो है लिंक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है. तो कहते हैं सिस्टर सोशल साइंस डिसिप्लिन है, साइकोलॉजी जो है यहाँ कहीं से निकल के जरूर बना है और इसको जो है एनरिच भी किया है. साइकोलॉजी ने माइक्रो लेवल इकोनॉमिक बिहेवियर को समझने में काफी हेल्प करी है.
कंज्यूमर बिहेवियर समझना हो, अगर सेविंग बिहेवियर समझना हो, डिसीजन मेकिंग समझना हो। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को पढ़ने के लिए कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को पढ़ा और इकोनॉमिक ग्रोथ देखी। और ये जो स्कॉलर्स हैं, दोज हु हैव वर्कड ऑन सच प्रॉब्लम्स हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, like H. Simon, D. Kahneman, T. Schelling, and like economics, political science too draws considerably from psychology, particularly understanding issues related to exercise of power and authority. तो psychology ये जानने की कोशिश करता है कि एक इंसान पावर क्यों चाहता है, एक इंसान अथॉरिटी में क्यों रहना चाहता है, ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, वोटिंग बिहेवियर जानना है। सोशियोलॉजी में अभी हमने पढ़ा भी था कि सोशियोलॉजिस्ट भी जानने की कोशिश करते हैं कि लोग एक इंसान को जो है वोट क्यों करते हैं, वोटिंग बिहेवियर क्या रहता है, इस तरीके की चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। सो सोशियोलॉजी साइकोलॉजी इकट्ठे आ चुके हैं टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट सोशल कॉन्सेप्ट्स, इश्यूज रिलेटेड टू सोशलाइजेशन, ग्रुप एंड कलेक्टिव बिहेवियर एंड इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स गेन फ्रॉम बोथ दीज डिसिप्लिन्स। तो ये यहाँ से भी निकल के जो है सपोर्ट करता है एक दूसरे को और समझाता भी है। फिर उन्होंने बोला कंप्यूटर साइंस है, तो कहते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द एफर्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज बीन मिमिकिंग द ह्यूमन माइंड। तो मतलब लोग ये कोशिश तो जरूर करते हैं कि ह्यूमन माइंड की तरह कंप्यूटर काम करे, पर कंप्यूटर आज कई फास्ट काम कर रहा होता है, ठीक है, एक हद तक देखा जाए, पर बनाया किसने, इंसान ने बनाया एक्चुअली में। सो वन कैन सी इट इन टर्म्स ऑफ हाउ कंप्यूटर इज स्ट्रक्चर्ड, इसकी मेमोरी ऑर्गेनाइज, सीक्वेंशियल एंड साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स सीकिंग टू मेक कंप्यूटर्स नॉट ओनली मोर एंड मोर इंटेलिजेंट बट ऑल्सो मशीन विच कैन सेंस एंड फील, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये सब चीजें भी आ चुकी हैं। एंड डेवलपमेंट्स इन बोथ दिस डिसिप्लिन्स हैव ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइंसेस। तो इससे इसकी वजह से जो है कॉग्निटिव साइंसेस में हमें काफी हेल्प मिली है, ठीक है। एंड फर्दर जो जैसे ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो जाता है, तो जैसे अभी तो हम जो है साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स पढ़ रहे हैं, तो वही 3344 मार्कर है। लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी भी जो है काफी बार जो एग्जाम में स्कूल में कवर होता है, तो साइकोलॉजी इसमें भी बड़ी हेल्प कर रहे होते हैं। तो कहते हैं स्किल्ड लॉयर क्रिमिनोलॉजिस्ट को जो है नॉलेज साइकोलॉजी की होनी चाहिए इन आंसरिंग क्वेश्चंस, सच क्वेश्चन एज कि एक इंसान एक्सीडेंट कैसे रिमेम्बर रख रहा है, स्ट्रीट फाइट है या कोई मर्डर है उसको कैसे याद रहता है, कैसे वो रिपोर्ट्स और फैक्ट्स जो है डिस्क्राइब कर सकता है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिसीजन व्हिच इज टेकन बाय द जूरी, व्हाट आर द डिपेंडेबल साइंस ऑफ गिल्ट एंड फॉल्सहुड, सो व्हाट फैक्टर्स आर हेल्ड इंपॉर्टेंट इन द कल्प्रिट रिस्पॉन्सिबल, डिग्री ऑफ पनिशमेंट। तो साइकोलॉजी इन सबको आंसर करने की कोशिश करता है। सो करेंटली बहुत सारे साइकोलॉजी इन सब रिसर्च में इन्वॉल्व है, आंसर्स टू विच वुड हेल्प द लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री इन फ्यूचर, ठीक है। तो इससे हमें आगे काफी हेल्प मिलेगी और आज इनफैक्ट आज तो इस टाइम पे फुली डेवलप्ड है देखा जाए तो। मास कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, वो सारा मीडिया, मास मीडिया जो सबको इन्फ्लुएंस करने में मदद करता है, जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट है आजकल, तो हमारे एटीट्यूड, थिंकिंग और इमोशंस को बदलने में मदद करता है। और इसकी वजह से कल्चरल डाइवर्सिटीज कम हो गई है, मीडिया की वजह से हमारा एटीट्यूड बच्चों की तरफ, खुद की तरफ, बिहेवियर, ये सब चीजें चेंज हो गई है। साइकोलॉजिस्ट जो है स्ट्रैटेजीज बना रहा है कि बेटर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम लोगों से कर पाए एंड लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, वो उन तक पहुंचाया जाए। तो ये चीजें करी जाती हैं एंड ये हमें मोटिवेट भी करते हैं, हमारे इमोशंस को भी पढ़ते हैं। तो कहते हैं स्टोरी का बहुत इम्पैक्ट होगा और इफ इट इज बेस्ड ऑन बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड इनसाइट, तो इससे लोगों को काफी हेल्प मिल जाती है। तो लोगों के सेंटिमेंट्स को पढ़ के ही ये ऐसा किया जाता है। म्यूजिक फाइन आर्ट्स का भी है, तो म्यूजिक साइकोलॉजी भी आई है। साइंटिस्ट ने जो है म्यूजिक को जो है यूज किया है हाँ, वर्क परफॉर्मेंस के लिए। म्यूजिक और इमोशन जो एक दूसरा एरिया और है जो कि कैरी आउट किया गया, और म्यूजिशियंस आजकल म्यूजिक थेरेपी भी यूज कर रहे हैं जिसमें राग फिजिकल एलिमेंट को दूर करता है और म्यूजिक थेरेपी से अच्छा प्रूवन किया। जैसे मुझे एक बार टाइम पे स्लीप डिसऑर्डर हो गया था, तो जो है मैंने म्यूजिक थेरेपी यूज करी तो काफी रिलैक्स हुआ। मेरे मतलब ऐसा हुआ कि मेरे को दवाई मैंने लेना शुरू कर दी थी स्लीप डिसऑर्डर की, बट फिर जो है लेटर ऑन मेरे को जो है म्यूजिक थेरेपी का हम लोगों ने यूज जो है किया, मैंने यूज किया तो ठीक, मतलब काफी रिलैक्सिंग मेरे लिए रहा। और आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में भी हम करते हैं, तो एट फर्स्ट ग्लांस आर्किटेक्चर में हमें लगता है चलो हमने बिल्डिंग बना दी, उसमें भी साइकोलॉजी काम कर रही है, क्या है, कहाँ है,
है ना। और इसमें बोलते हैं क्लाइंट के ध्यान में रखते हुए कि उसका मेंटल फिजिकल स्पेस, उस डिज़ाइन जो है एस्थेटिकली बनाओ, और प्लान्स एंड सेफ्टी भी देख के हम लोग चल रहे होते हैं स्ट्रीट्स एंड हाईवेज पे। साइकोलॉजिकल नॉलेज जो है ये हेल्प करती है, आप जो है इससे मैकेनिकल डिवाइस ने डिस्प्ले कर सकते हो। तो जो समअप किया जाए तो साइकोलॉजी जो है इट इज द लोकेटेड एट इंटरसेक्शन ऑफ मैनी फील्ड ऑफ नॉलेज पर्टेनिंग टू ह्यूमन फंक्शन। तो मतलब ये इंटरसेक्शन इस तरीके से बनाया हुआ है, तो डायग्राम देखोगे तो है ना, बीच में साइकोलॉजी और ये अलग अलग डायमेंशंस को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। सिर्फ इतना समझ आया दोबारा से? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है, चलो सिर्फ हम इतना ही करेंगे। ये जो 2 टॉपिक्स है ना, इसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा और ये वीडियो में ही अटैच करके भेज दूंगा मैं, ठीक है। सर आवाज ना एकदम से ब्रेक हो गई, क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ तो 2 टॉपिक्स बचे हैं ना, इसको मैं वीडियो रिकॉर्ड करके ना इसको अटैच करके ही भेज दूंगा मैं। अभी मेरी दूसरी क्लास है तो जरा 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर शुरू करते हैं, ठीक है। फिर शुरू कर दूंगा मैं क्लास, ठीक है सिफत? हाँ जी सर। हाँ, तो ये मैं थोड़ी देर तक अभी सारा अपडेट करके आपको भेजता हूँ। ओके सिफत, बाय सिफत, थैंक यू सिफत। फ्राइडे को टेस्ट है सिफत, बाय। तो फर्दर उन्होंने जो है साइकोलॉजिस्ट एट वर्क के बारे में बोला है। साइकोलॉजिस्ट जो है काम धंधे में लगे हुए हैं, ओके जी। तो इसमें काफ़ी सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग, कम्युनिटी, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इसके बारे में बताया हुआ है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या है, ये क्लाइंट की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, डिसऑर्डर्स, बेसिकली बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, उनको थेरेपी फिर ये देते हैं उनके मेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे एंजाइटी है, फियर है, स्ट्रेस है। और ये प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, सोशल एजेंसीज में भी काम करते हैं, और इंटरव्यूज भी कंडक्ट करते हैं, क्लाइंट के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एडमिनिस्टर भी करते हैं, डायग्नोस भी करते हैं, साइकोलॉजिकल मेथड्स का यूज भी करते हैं उनके ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज इन क्लिनिकल साइकोलॉजी अट्रैक्ट्स क्वाइट अ फ्यू टू दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। कई लोग करते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा डिमांड इस चीज़ की हो गई है। काउंसलिंग साइकोलॉजी से, जैसे मैं इस फील्ड में काम कर रहा होता हूँ, जिनको मोटिवेशनल इमोशनल प्रॉब्लम होती है वो लोग जो है इसमें जो है ज़्यादातर अट्रैक्ट होते हैं, उन लोगों की प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लाइंट आर लेस सीरियस देन क्लिनिकल। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में बी इन्वॉल्व इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स और हेल्पिंग पर्सन्स इन मेकिंग प्रोफेशनल चॉइसेस or in adjusting to new and difficult situations of life. Counseling psychologists जो है public agency like mental health centers, hospitals, schools, colleges and universities के लिए काम करते हैं। इसका डिफरेंस आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, 4 मार्कर का आता है डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ठीक है जी। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट है, ये लोग जनरली कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। मेंटल हेल्थ एजेंसी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं। और जैसे मैं कई जो ग्रुप्स में एडेड हूँ, तो जो भी आजकल सरकारी गवर्नमेंट एजेंसीज भी ये लोग डिमांड कर रहे होते हैं, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की डिमांड की जाती है। So they help the community and institutions in addressing physical and mental health problem. In rural areas, they may work to establish a mental health care center. In urban areas, they design a drug rehabilitation program. Many community psychologists also work with special populations such as the elderly or the physically or mentally challenged. Simple है. And besides the redirection and evaluation of various programs and plans, community-based rehabilitation is of major interest to community psychologists. कि मतलब कम्युनिटी में अगर कोई प्रॉब्लम है उनको कम्प्लीटली रिहैबिलिटेट करना। काफ़ी जगह होता है, जैसे फ्लड्स आ गए, फेमीन्स आ गए, फेमाइन है, ड्राउट है, तो इन सब प्रॉब्लम, अर्थक्वेक है, तो इन सब जगहों पे कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन और गाइड एंड मोटिवेट करना ज़रूरी हो जाता है। इन साइकोलॉजिस्ट के काम होते हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट हमें पता ही है, स्कूल में होते हैं, एजुकेशन सिस्टम उनके रोल्स हैं, अकॉर्डिंगली ये लोग काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि ओनली एडमिनिस्टर टेस्ट, वेयर एज अदर ऑल्सो इंटरप्रेट टेस्ट रिजल्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स विद देयर प्रॉब्लम्स। दे ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्कूल पॉलिसीज। दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड टीचर्स एंड पेरेंट्स विद इन्फॉर्मेशन अबाउट द अकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ अ स्टूडेंट। सब चीज़ें वो बता रहे होते हैं, ठीक है, क्या चीज़ें हैं, कहाँ एरियाज में गड़बड़ लग रही है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है ये डील करते हैं एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को,
कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं ये, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ की। और जैसे ये आपको ज़्यादातर एचआर डिपार्टमेंट जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसमें आपको देखने को मिलता है। और जो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी होती है, चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट करता है ताकि एक एम्प्लॉय मोटिवेशन बना रहे, एनहांसमेंट हो, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं वहाँ पे। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। तो ये 4 मार्कर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। डे टू डे लाइफ में हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, डेली करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे सिंपल सी बात है, कोई नाराज़ है, ठीक है, तो आप उसको, आपको पता है नाराज़ है से प्यार से बात करनी है, तो आप साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब और कोई पता है खुश है तो उसको और खुश कर रहे हैं, ठीक है, तो आप साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। बहुत जगह यूज़ होता है, दिस इज जस्ट अ बेसिक थिंग। तो डिस्कशन से अभी जितना भी हमने पढ़ा है से क्लैरिफाई होता है, साइकोलॉजी जो है सिर्फ क्यूरोसिटीज़ हमारी माइंड की सेटिस्फाई ना करके और हमारे न्यूचर के बारे में, बट ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को भी जो है ठीक करता है। पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, जैसे बहुत सारे की वायलेंस है, फादर मदर का रिलेशन, फादर डॉटर का रिलेशन ख़राब है, अल्कोहल प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन है, और सोशली आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ है, नेशनल इंटरनेशनल डायमेंशंस में भी देखा जाता है। और इसमें चाहे एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, सोशल जस्टिस, वुमेन डेवलपमेंट, इंटरपॉपुलेशन, सब चीज़ें देखी जाती है। सो वाइल द सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म, इंटरवेंशन एट द इंडिविजुअल लेवल्स आर ऑल्सो नीडेड इन ऑर्डर टू चेंज। तो ओवरऑल तो करते करते इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको इंटरवेन करना जरूरी है। सो मेनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर लार्जली ऑफ साइकोलॉजिकल नेचर एंड दे रिजल्ट फ्रॉम अनहेल्दी थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल एंड सेल्फ एंड अनडिजायरेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर। तो हम कभी कभार खुद आदत बिगाड़ लेते हैं या कोई किसी की संगत में आके आदत बिगड़ जाता है, तो ऐसा भी हमें देखने को मिल रहा होता है, इसको भी ठीक करना है हमें। सो साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स हेल्प बोथ इन हैविंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑल्सो इन फाइंडिंग देयर इफेक्टिव सोल्यूशन। तो आपको जब समझ आ जाता है तो इन सब पे आप काम करते हो। साइकोलॉजी का पोटेंशियल ज़्यादा है, डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है। आजकल टेलीविजन पे काउंसलर, थेरेपिस्ट होते हैं जो आपकी बच्चों की, एडोलेसेंट्स की, एडल्ट की, एल्डरली की प्रॉब्लम और एल्डर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। वाइटल सोशल प्रॉब्लम है, सोशल डेवलपमेंट है, पॉपुलेशन है, वायलेंस है, डिग्रेडेशन है, एनवायरमेंटल, इन सब के ऊपर ये बात बताते हैं, काम करने के लिए आपको बोलते हैं। और ये लोग डिज़ाइन और इंटरवेन, एग्जीक्यूट भी करते हैं इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, ताकि एक इंसान की ज़िंदगी में बदलाव लेकर आ सके। इसलिए कोई भी हम लोग ये देखते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट है काफ़ी वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, पर्सन, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री, सब जगह काम कर रहे होते हैं। सो बिसाइड्स हेल्प यू इन रेंटिंग सोशल सर्विस टू अदर, साइकोलॉजी से हम लोग जो है डे टू डे लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। इसके प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम लोग जो है एनालाइज कर पाते हैं अपना रिलेशन दूसरों के साथ, और इससे ये भी पता चलता है हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। बट वेरी ऑफन सम ऑफ अस थिंक वेरी हाईली ऑफ आवरसेल्व्स एंड किसी भी तरीके का फीडबैक हमें कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है, ठीक है। तो हम लोग डिफेंसिव बिहेवियर में आ जाते हैं, सब लोग करते हैं। किसी को कुछ बोल रहे अच्छा मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ठीक है, ऐसा देखने को। सो इन सम अदर केसेस पर्सन्स कम टू एक्वायर अ हैबिट ऑफ रनिंग डाउन देमसेल्व्स, बोथ कंडीशन डू नॉट परमिट अस टू ग्रो. We need to have a positive and balanced understanding, and we may use psychological principles in a positive manner to develop good habits of study for improving your learning and memory, and for solving your personal and interpersonal problem by using appropriate decision making strategies. So you will find out if used to you will also find it of used to reduce or elevate stress or examination. 12th में पढ़ने को मिलता है। वैसे भी है साइकोलॉजी का जो है काफ़ी माइंड रिलैक्सिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करके आप जो है इसको स्ट्रेस कम कर सकते हो। द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इज क्वाइट यूजफुल इन एवरीडे लाइफ एंड इज रिवॉर्डिंग फॉर पर्सनल एज वेल सोशल पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये पूरा आपका चैप्टर था, खत्म हो गया, ठीक है। और स्टिल अगर आप पढ़ोगे तो और लगता है कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। और इसके टेस्ट के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेना स्टिल एक बार, फिर इसके बाद में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सिफत एंड रियली थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टिल रीड इट, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।